को फिनिश करना है, टारगेटेड मोड में चलना है। मेरी बात समझ गए ना? ये नहीं कि 3 महीने तक पढ़ते रहेंगे। आई एम गिविंग यू अ गैप ऑफ 15 डेज, टारगेट आप 10 डेज कर लोगे कि 10 डेज में आई हैव टू डू व्हाट, आई विल प्रैक्टिस ऑल द पीवाईक्यूज, सारा का सारा प्रैक्टिस कर जाऊंगा। क्लास में तो ऑलरेडी इतना डिटेल में हमने समय क्यों दिया? इसलिए नहीं कि आपको रिवीजन में 3 महीने का टाइम लग जाए। दिस वाज नॉट द पर्पस। द मेन पर्पस ऑफ आवर क्लासेस कि इतनी ज्यादा क्लासेस लेने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको रिवीजन में मैक्सिमम 10 डेज लगे और उसके बाद आपकी परफेक्ट तैयार हो। दूसरी चीज, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, ठीक है, डोंट जंप टू द वेरियस टेस्ट सीरीज एंड द क्वेश्चंस दैट आर फ्लोटेड इन द मार्केट। पहली चीज, क्योंकि उससे आप ऑर्गेनाइज नहीं रह पाओगे। मेरी बात समझ गए ना? ऑर्गेनाइज रहने के लिए पहला काम क्या करना है कि द क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, उनको पहले पढ़ना है, ठीक है ना? उस पे कमांड बनानी है, देन यू आर फ्री, आप कोई भी टेस्ट सीरीज पढ़ो, नुकसान नहीं होगा, ठीक है? कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है तो घबराना भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि टेस्ट सीरीज मार्केट में ये चैलेंज है इंस्टीट्यूट्स के सामने कि हमें नए नए क्वेश्चंस प्रोड्यूस करना है। तो इट डज नॉट मीन कि आपका लेवल भी वहां तक पहुंच जाएगा, तैयारी से नहीं होगा, ठीक है? तो हम जो एग्जाम में पूछा गया उस पर अपनी कमांड बनाएंगे, दिस इज सिंपल फॉर्मूला। और 10 डेज का डेडलाइन लेके चलो, उसमें क्या होगा कि अपने आप वो 15 डेज तक पहुंच जाएगा। टारगेट 10 डेज का रखोगे तो 15 डेज में यू विल बी एबल टू कवर। और जैसे ही पूरा आपका रिवाइज हो जाता है, ठीक है, रिवीजन के बाद भी क्या चीज है बार बार आप भूलोगे? फॉर एग्जाम्पल, ईयर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड रिवेलियन, ठीक है, जैसे कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट कब हुआ, ये भूल सकते हो, ठीक है? देर आर अ फ्यू चैप्टर्स वेर यू विल फाइंड दैट कुछ ईयर्स आप फॉरगेट कर सकते हो। तो आपको व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू विल हाईलाइट दोज एरियाज कि क्या प्रोबेबिलिटी है, किन टॉपिक्स में किन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम भूल रहे हैं। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि जैसे रिवोल्ट्स और रिवेलियंस का ईयर मैं भूल रहा हूँ, ऐसा आपने किया, ठीक है? या फिर यूरोपियन कंपनीज आए तो कहाँ कहाँ उनके सेटलमेंट्स थे, थोड़ा ये वाला देख लेना है। तो आप हाईलाइट कर लो उस चैप्टर को। और उसके बाद जो फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, फ्रीक्वेंट रिवीजन कौन से चैप्टर्स का करना है जो आप ज्यादा भूल रहे हो। और दिस विल डिफर, हर बच्चे के केस में अलग अलग होगा। तो यू विल मार्क कि किन चैप्टर्स को हमें फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, अभी रिवीजन करके कंप्लीट कर लेना है, देन विल डिस्कस पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना? और वो नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में काम आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? दिस मच डिटेल डिस्कशन विल हेल्प अस, आई नो दिस, ठीक है ना? कि डिटेल डिस्कशन का फायदा होता ही होता है, ठीक है? हम रियलाइज करें, एग्जाम में रियलाइज होगा तो वो करना चाहिए बेटा। एक एक ट्रेंड है कि स्टूडेंट्स फाइंड कि हमें ऐसी क्लास चाहिए जहाँ 15 डेज में सारा का सारा मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो। ये आप नहीं सोच रहे हो, ये चीज आपके दिमाग में फिक्स कर दी गई है, ठीक है, कि 20-25 क्लासेस में मॉडर्न इंडिया हो जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि दिस इज प्रो बिजनेस पॉलिसी। मेरी बात समझ गया ना? एडवर्टीजमेंट आप रोज रोज देखते हो, ठीक है, कि मच्छर भगाने के लिए मॉर्टिनी चलेगा या ऑल आउट चलेगा। कोई तीसरी कंपनी अगर आ जाए और वो ज्यादा बेहतर ढंग से मच्छर भगाती हो, बट यू विल नॉट बिलीव, दिस इज द पावर ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। बाकी डोंट फियर कि कितने फॉर्म होते हैं, कितने यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, 85 to 90% ओके आर नॉन सीरियस। जो फाइट होती है वो केवल 10% बच्चों के बीच में होती है। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि कितने लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना? और अपनी स्ट्रेटजी बना के चलो कि भाई जितने फॉर्म पड़े हैं इनमें से 10% 15% बच्चे ही सीरियस है। तो अगर आप 10 to 15% के बीच में आते हो तो मेरी क्लास आपके लिए है, ठीक है? और आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लंबी क्लासेस लेने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? इसी से आप रिजल्ट दे पाओगे। और ये चीज दूसरे मॉड्यूल्स पे भी आपको अप्लाई करना है। कोई भी पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ो, 100% कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसको 2-3 साल तक रिवाइज करूंगा, दिस शुड नॉट बी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। द टॉपिक इज एक्ट ऑफ 1909 दिस इज पॉपुलरली नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आल्सो, दिस इज पॉपुलरली नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। इसके पहले वाला एक्ट कौन था? बिफोर दिस द एक्ट वाज 1892 ICA, यही था ना? नाउ इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन that what are the important developments between this period? Important developments, tell me one thing, that whatever the developments that will take place here, will they have any impact on 1909 act? उनका 1909 के एक्ट पे कोई इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियस, ठीक है? तो सीधे प्रोविजन याद करने की जगह एक बार रिकॉल करो कि कौन से डेवलपमेंट्स हुए 1892 के बाद। तो देखो क्या है, 1885 INC was formed,
और INC is all India political party and INC had some political demands. ठीक है, these political demands were incorporated in IC 1892 or not? Yes or no? No. ठीक है, IC 1892 ने क्या किया, insufficient तरीके से डिमांड्स को माना. It means the political demands of Indian National Congress was not incorporated in ICA 1892. ठीक है, पॉलिटिकल डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया. गॉट इट. काउंसिल स्ट्रक्चर का एक्सपेंशन तो हुआ, एडिशनल मेंबर्स भी लाए गए, बट द नंबर इज नॉट सफिशिएंट. इंडियंस क्या चाहते हैं कि इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ काम है, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस कर पाए. बट जो स्ट्रक्चर था आईसी 1892 में 1+5 एंड देन 10 to 16, इसमें इंडियंस का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था कि वो काम कर पाए. यानी इंपीरियल फ्रेमवर्क जो था वो अभी भी उसी तरह से मजबूत बना हुआ था. द इंपीरियल फ्रेमवर्क वाज स्टिल दैट मच पावरफुल. ठीक है, जिसमें इंडियंस को एकोमोडेट तो किया गया था, बट वो केवल नॉमिनल था, जिससे कहीं ना कहीं इंडियंस को अपीज किया जा सके, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपीज किया जा सके. एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नाउ व्हाट वी सी दैट आफ्टर दिस ऑब्वियसली देयर विल बी डिसकंटेंट. इसके बाद क्या होगा, डिसकंटेंट होगा among the members of Indian National Congress. This discontent will give the birth of extremism also. Extremist thought आएगा. Extremist thought कैसे आएगा? Now if your political demands are not corporated, तो gradually आपके डिमांड्स क्या होते चले जाएंगे, उनमें रेडिकलनेस बढ़ती चली जाएगी. दे विल बिकम मोर रेडिकल. और जब वो ज्यादा रेडिकल हो गया, वो किधर की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है. यानी आईएनसी के कुछ लीडर्स इस डेवलपमेंट से खुश नहीं है. और इसी बीच में क्या हो जाता है, करजन आके धमाका कर देता है 1899 to 1905. करजन का पूरा एफर्ट क्या है, टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. मैंने बताया डिटेल में कि करजन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी किए, बट उसका जो मेन फोकस और ओरिएंटेशन था वो इसी बात पे था कि वी हैव टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स इन इंडिया. कहीं ना कहीं उसको रोकना था. तो उसने क्या किया, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, और जैसे आपको बताया था यूनिवर्सिटीज पे सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की. एंड लास्टली उसका जो एक डिसीजन था, दैट इज व्हाट, डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, दिस वाज नॉट वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ बंगाल. द पीपल स्टैंड इन अपोजिशन टू दिस डिसीजन. लोग इसके डिसीजन के खिलाफ खड़े हो गए, और यहाँ पे एक मूवमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट. ठीक है ना, anti-partition of Bengal movement. This movement was in opposition to this decision of partition of Bengal. This is also called Swadeshi movement. और ये कब तक है, 1905 से 0708 तक. अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट में डोमिनेट कौन कर रहा है, एक्सट्रीमिस्ट कर रहा है कि नहीं, एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं. और क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी थी, स्पोरेडिक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज. हाँ, देखो फर्स्ट फेज की शुरुआत तो हम मानते हैं 1907-08 से कि द फर्स्ट फेज स्टार्टेड, बट इसके पहले भी याद करो चापेकर ब्रदर्स वाला कहानी. ठीक है, स्पोरेडिक रिवॉल्यूशनरी एक्ट स्टार्टेड. और ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो अपना गुरु किसको मानते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को. और इस फेज में क्या पॉपुलर हो रहा था, एक्सट्रीमिज्म. याद ही आपको, एक्सट्रीमिस्ट क्या कह रहे थे कि स्वदेशी मूवमेंट का ऑफिशियल एक्सपेंशन बंगाल से बाहर होना चाहिए. ठीक है, जो बायकॉट है, बायकॉट का एक्सटेंसिव बायकॉट वाला प्रोग्राम ऑफिशियली वैलिडेट होना चाहिए. जबकि ऑफिशियली क्या वैलिडेट था, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, केवल यही था. बट एक्सट्रीमिस्ट वर सेइंग दैट नो, एक्सटेंसिव बायकॉट को आप ऑफिशियली अप्रूव करो. ये सब मैं बता चुका हूं. इसका मतलब दबदबा किसका है यहाँ पे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का है. अब ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने चैलेंज क्या है, देखो चैलेंज क्या है कि एक तो कर्जन का कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, दैट इज कॉल्ड कर्जेनियन मिस कैलकुलेशन. बेचारे ने गलत डिसीजन ले लिया. ठीक है, वहां नेशनलिस्ट फीलिंग्स सप्रेस होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गई, नेशनलिस्ट फीलिंग्स कंसोलिडेटेड मोर. ठीक है, इंडिया का पहला मास मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट. तो देखो नेशनलिस्ट फीलिंग सप्रेस होने की जगह दिस गेव बर्थ टू द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ इंडिया. तो अब डैमेज कंट्रोल करना था. मेरी बात समझ गया ना. नाउ दिस इज द टास्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की डैमेज कंट्रोल करो, और साथ ही साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करो. गॉट इट, डैमेज कंट्रोल एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी.
तो 1905 में ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज होती है, लिबरल पार्टी केम टू पावर, ठीक है। और जब लिबरल पार्टी केम टू पावर तो फिर क्या होता है कि एक नया ऑफिसर वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप जानते हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज जॉन मॉरले। 1905 में क्या होता है, ठीक है, लिबरल पार्टी केम टू पावर एंड हियर अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड, दैट इज जॉन मॉरले। जॉन मॉरले आ जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड देन गवर्नर जनरल कौन बनता है, लॉर्ड मिंटो। गवर्नर जनरल और वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। और इन दोनों का भी जो इमेज है वो कैसा है, लिबरल वाला इमेज है, समझ गए ना, लिबरल। यानी कि वो मतलब पर्सनालिटी ऐसी है कि इनके अपॉइंटमेंट से इंडियंस को ये उम्मीद बनेगी कि लिबरल पार्टी इज इन पावर, मॉर्ले है, मिंटो है, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू समथिंग, ठीक है। This might be a probability that this time our political demands will be granted. आपके अंदर उम्मीद बंधेगी, मेरी बात समझ गए ना, जैसा लीडर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन होता है। तो ये हो रहा था 1905 में, लोगों को उम्मीद बंधी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी किया, व्हाट दे प्रॉमिस्ड, that very soon we are going to introduce some liberal reforms in India which will fulfill all the pending political demands of Indians. तो हमने विश्वास क्यों कर लिया, एनसी के लीडर्स ने क्यों विश्वास कर लिया, क्योंकि यहाँ पे किसको ला दिए थे, मॉर्ले भाई को और मिंटो भाई को, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉमिस किया, देखो कितने स्मार्ट हैं ब्रिटिश, ओके। यू कैन राइट हियर, नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड दैट, now the British government promised that very soon, now the British government promised that very soon they will bring some liberal, British government promised that very soon they are going to bring some liberal reforms in India. They are going to bring some liberal reforms in India. Very soon they are going to bring some liberal reforms in India, which will very soon they are going to bring some liberal reforms in India, which will, okay, accept or which will accommodate all the pending political demands of INC. यानी कि आईएनसी की जितनी मांगे अभी तक रही हैं जो फुलफिल नहीं हो पाई हैं, इस बार पूरी पूरी हो जाएगी, which will fulfill all the pending political demands of Indian National Congress, ठीक है ना, which will fulfill all the pending political demands of Indian National Congress. आईएनसी की सारी पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड्स को हम क्या करेंगे, फुलफिल कर लेंगे। अच्छा, इससे एक उम्मीद बंधी, होप, और होप किसको बंधेगी, दोज हु बिलीव दैट अंडर ब्रिटिश रूल रिफॉर्म्स आर पॉसिबल, हु बिलीव दिस, मॉडरेट्स बिलीव दिस। और इस बीच एक्सट्रीमिस्ट लगातार हंगामा कर रहे थे, बोले तो यार वो स्वदेशी मूवमेंट एक्सटेंशन बंगाल से बाहर होना चाहिए, ठीक है। वो और क्या कह रहे थे, एक्सटेंसिव बायकॉट को ऑफिशियली अडॉप्ट करो। मॉडरेट्स ने कहते यार काम मत बिगाड़ो अभी। उधर लिबरल पार्टी केम टू पावर, मॉर्ले आया, मिंटो आया, सारा डिमांड हमारा फुलफिल होने वाला है, और तुम जिद किए पड़े हो कि एक्सटेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट बंगाल से बाहर करो। अब बताओ इससे डेडलॉक होगा कि नहीं, है डिवाइड एंड रूल, कितने तरीके से दोनों को भिड़ा दिया आपस में, ठीक है। मॉडरेट्स आर एक्सपेक्टिंग कि दिस इज द राइट टाइम, ऑल आवर पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड्स आर फुलफिल्ड, और एक्सट्रीमिस्ट कोशिश कर रहे हैं बात बिगड़ जाए। एक्सट्रीमिस्ट आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्टर्ब द सिचुएशन, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, split 1907 Surat split, you all know this, that 1907 what will happen, Surat split, 1907 Surat split. Now the British policy of divide and rule was successful, ठीक है। there was a split within the party Indian National Congress, and it is not only Indian National Congress, it is Indian National Movement as well, ठीक है। तो the divide and rule policy is successful, and now they will use a policy that is called policy of carrot and stick, ये आपको पता है, carrot for the moderates and stick for the extremists. Moderates के लिए carrot क्या है, इंतजार करो, reforms will come. Stick क्या है, okay, forceful suppression of Swadeshi movement, forceful suppression of extremist leaders, arrest of extremist leaders. This is what policy of carrot, okay. So policy of carrot, sorry, policy of stick, ये forceful suppression is the policy of stick. तो पॉलिसी ऑफ कैरेट मॉडरेट्स के लिए है, ओके,
एंड स्टिक किसके लिए है? एक्सट्रीमिस्ट के लिए. And then what we see that 1909 Morley-Minto reforms, okay, comes. These are the circumstances. These are the circumstances. Morley-Minto reforms. लेकिन गवर्नमेंट ने ये रियलाइज कर लिया था कि हमें एक न्यू डिपार्चर की तरफ जाना पड़ेगा. We will have to choose a new departure. अगर हमने काउंसिल एक्ट की तरह ही रिफॉर्म्स किए तो इस बार काम बिगड़ जाए, क्योंकि हमने अपीस किया है मॉडरेट्स को. तो वी विल हैव टू गो टुवर्ड्स अ न्यू डिपार्चर. उस मॉडल से थोड़ा अलग मॉडल हमें लेके आना पड़ेगा. भाई, क्योंकि आपने यहाँ प्रॉमिस किया है टू ब्रिंग लिबरल रिफॉर्म्स टू फुलफिल ऑल योर पेंडिंग पॉलिटिकल डिमांड्स. तो 1909 एक्ट शोज अ न्यू डिपार्चर. ठीक है, एक्ट ऑफ 1909 shows a new departure. It shows a new departure. And what is this new departure? This we need to understand. वो new departure क्या है? इसमें यहाँ कोशिश की जाएगी कि मॉडरेट्स को अपीज करो, नेशनल मूवमेंट को वीक कर दो, एजुकेटेड इंडियंस को जोड़ लो अपने साथ. ओके, एंड इन दिस वे जो अभी कंसोलिडेशन ऑफ नेशनल फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? दैट विल बी डिक्लाइन. दिस इज द न्यू डिपार्चर. ठीक है, पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स. बट देखो, रिफॉर्म चाहे there are limitations of the reforms that will be done in a colony. कॉलोनी और इंडिपेंडेंट नेशन में ही फर्क होता है. विदिन द इंपीरियल फ्रेमवर्क in a colony, if the parent country will initiate reforms, there will always be the limitation of some reforms. And what will be the limitations? कंट्रोल कभी अपने हाथ से वो जाने नहीं देंगे. मेरी बात समझ गया ना? और आपको इतनी फ्रीडम नहीं देंगे, आपको इतना एम्पावर नहीं करेंगे पॉलिटिकली कि कल को आप कहो कि हमें इस इंपीरियल फ्रेमवर्क से ही बाहर चले जाना है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? देयर आर ऑलवेज सम लिमिटेशंस. ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन तो कभी नहीं करनी है कि हाँ ऑल पॉलिटिकल डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड. दिस विल नॉट हैपन. ऑल पॉलिटिकल डिमांड्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ठीक है, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द टॉपिक. तो अब कभी मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म आया, इट मींस मॉर्ले इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा तो हु इज मॉन्टेग्यू? मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम और चेम्सफोर्ड वाज द वायसराय. तो जब ये नेम्स आते हैं तो याद रखना पहले वाला कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और बाद वाला कौन है? वायसराय और गवर्नर जनरल. ठीक है ना? तो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. अब एक्ट ऑफ 1919 में क्या होता है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो देखो, पहले वाला स्ट्रक्चर हमें याद है. ठीक है, यहां मैं फिर से कंपेयर करके लिखूंगा ताकि ICA 1892 and here I am writing Act of 1909. Write like this so that जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो पुराना वाला सामने आएगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. 1892 और 1892. In 1892, what was the structure? We all know Executive Council and here I am writing Legislative Council. अब आप शॉर्ट में समझ पा रहे हो. Executive Council में what was the structure? 1+5. Now you can easily relate. Legislative Council में what was the structure? 1+5 and then expansion and then expansion. ठीक है ना? और expansion में what was the structure? Minimum 10 and maximum 16. यही था ना? This was the expanded council. Minimum 10, इससे कम नहीं होगा. ठीक है, और maximum 16. This is the structure. Very simple. ठीक है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं. I think you get my point. ठीक है, 10, 16. अब आ जाते हैं हम 1909. देखो, एक्ट ऑफ 1909. ठीक है ना? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर से दो ब्रांच बनाओ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में द नंबर विल बी सेम 1+5. 1+5 ये आगे जाके बदलेगा, यहां पे ये सेम है. 1+5 इज द सेम. एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में यू विल डू व्हाट? 1+5 प्लस एक्सटेंडेड काउंसिल, एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल. एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल होगा. ठीक है, और इस बार काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे. मेरी बात समझ गया ना? क्योंकि आपको अपीज करना है. तो देखो,
10 to 16 था, यहां डायरेक्ट क्या हो गया, अप टू 60, अप टू 60, अप टू 60. इट मींस this council extension could be done up to 60 members, additional 60 members. ठीक है ना. और ये चीज जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ना, दिस स्ट्रक्चर विल सर्व द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर. तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम करेगी. जैसे आज पार्लियामेंट है, वैसे ही एक तरह की समझ लो पार्लियामेंट जैसी चीज है. दिस इज व्हाट, लेजिस्लेटिव काउंसिल. दिस इज लाइक अ पार्लियामेंट काइंड ऑफ. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, 60. ये हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर. यू कैन ऑल्सो कॉल इट सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, गॉट इट. कोई प्रॉब्लम यहां पे? ओके okay? 60 तक रेज कर दिया. अब यहां पे क्या देख रहे हो कि काउंसिल में नंबर्स अचानक से बढ़े हैं. तो इतना ज्यादा नंबर बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, अपीस करना है. लेकिन एक और बात बताओ कि इन दिस एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, डिवाइड एंड रूल. अगर इसमें से गवर्नमेंट नियम लगा दे, ठीक है, कि कितने मेंबर कहां से आएंगे, तो हो गया. लड़ते रहो आपस में कि हमें मेंबर बनना है, हमें मेंबर बनना है, हमें मेंबर बनना है. तो खेल यही है. इसके बाद इसमें होगा डिवाइड एंड रूल. और डिवाइड एंड रूल वो थोड़ी ना कहेंगे कि वी आर यूजिंग दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. दे विल से व्हाट, वो क्या कहेंगे बताओ, क्या कहना होगा उनका. वो तो ये कहेंगे कि भाई हम तो इंडियन मेंबर्स को एकोमोडेट कर रहे हैं, किसी भी माइनॉरिटी के साथ इनजस्टिस ना हो. वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दिस थिंग दैट देयर शुड नॉट बी एनी इनजस्टिस विद एनी माइनॉरिटी. किसी भी माइनॉरिटी के साथ कोई भी इनजस्टिस ना होने पाए. ओके, तो अब देखो इसमें क्या होता है, व्हाट विल हैपन. ठीक है, अब यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट विल से दैट, राइट, इंपॉर्टेंट नोट, फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट विल से दैट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी विल बी इंश्योर्ड. ये भी आपको खुश करने के लिए कहा, पहली बार नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी विल बी इंश्योर्ड. नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी विल बी इंश्योर्ड. नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब नॉन ऑफिशियल का मतलब कहां जा रहा है, इंडियंस की तरफ. यानी वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे काउंसिल में क्या होगा, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी विल बी इंट्रोड्यूस. इस बात की शिकायत थी इंडियंस की. वो कहते थे कि यार एनी हाउ ऑफिशियल मेजॉरिटी हो रहा है, ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी करो. इंडियंस का संख्या ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो गवर्नमेंट इज सेइंग नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी. और वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हाउ दे आर इंश्योरिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना. वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कैसे आता है, तो देखो जैसे मान लो सपोज, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर 30, ठीक है, 30 मेंबर्स, 32 मेंबर्स, ऐसे लिख दिया. टोटल कितना हो गया, 62. ठीक है, 62 हो गया. ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे सॉरी 32 मेंबर्स, 60 हो गया, तो बचे कितने, 28, 28 हो गए. अब ये 32 मेंबर्स को कैसे लिया जाएगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि 32 में से, राइट, 5 प्लस 27, 5 प्लस 27, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, बस टू मेक यू अंडरस्टैंड. 5 प्लस 27, गॉट इट. 5 प्लस 27, यहां भी 5 विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, 5 विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल. यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में से भी 5 विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल. देखो किस तरह से अपना कंट्रोल बनाए हुए, ध्यान से समझना. ऑफिशियल्स कौन लोग हैं, जिनके पास कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करने का एक्सपीरियंस है, सिविल या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में. तो ये तो ऑफिशियल्स हैं. यहाँ कितने नॉन ऑफिशियल्स हो गए, 32. 32 में 5 विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल.
और गवर्नर जनरल विल नॉमिनेट होम, किसको नॉमिनेट करेगा, अंदाजा लगा लो, ठीक है। अब बचे 27, तो 27 members, remaining 27 members will be elected, they will be elected, ये elect किए जाएंगे, ठीक है ना। अब इलेक्शन कैसे होगा, तो अब इसको भी अलग अलग कैटेगरीज आप बनाओ, हाउ दे विल बी इलेक्टेड। वन विल बी द जनरल इलेक्टोरेट्स, one will be the general electorates, and the second will be communal electorate, SES, याद आया 1909 एक्ट, Muslims will be given SES, तो the second they will be elected from the communal electorates। इसी तरह से, इस तरह से जैसे मान लो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 5 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना, तो कहा कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट से कितने मेंबर आएंगे, 5, ये फिक्स है मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। तो 27 में से 5 निकल गया, वो आएंगे ही आएंगे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ध्यान से समझना। अब इसके बाद आप कहो कि भाई लैंडलॉर्ड क्लास भी एक क्लास है, यहां से भी कुछ मेंबर्स आएंगे, गॉट इट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जैसे कलकत्ता और बॉम्बे, यहां से भी मेंबर्स आएंगे, यहां भी आपने नंबर फिक्स कर दिया कि जैसे कलकत्ता से एक, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बॉम्बे से 1 आ गया, ठीक है। कॉम्युनल इलेक्टोरेट से मान लो कि हमने यहाँ पे 5 मेंबर्स ले लिए, ठीक है ना, सॉरी 5 मेंबर्स कॉम्युनल इलेक्टोरेट से ले लिया है, और ये क्या था कॉम्युनल इलेक्टोरेट के बाद लैंड होल्डर्स क्लास, दिस इज व्हाट लैंड होल्डर्स क्लास। लैंड होल्डर्स क्लास में 6 प्रोविंसेस को काउंट किया तो 6 मेंबर्स ले लिए। अब आप ध्यान से समझो इस बात को कि 6 तो लैंड होल्डर्स क्लास से आ गए, कॉम्युनल इलेक्टोरेट से कितने आ गए, 5, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 1 आना है, बंगाल से 1 आना है, कहां से, बॉम्बे से। अब जो सीट बच गई वो है जनरल इलेक्टोरेट, ठीक है, दैट इज द जनरल इलेक्टोरेट। अब इसको आप माइनस करो, 5 और 6 कितना हो गया, 11, 12, 13, एंड नाउ 27 माइनस 13 कितना हो गया, 13 और 14 सीट्स, 13 और 14 सीट्स। तो जनरल इलेक्टोरेट्स के लिए कितनी सीट्स हो गई, 13 और 14 सीट्स, ठीक है ना। सो दे विल बी द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड दीज मेंबर्स विल कम फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसा नहीं कि भाई लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं, ये कहां से चुन के आएंगे, दे विल कम फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बिकॉज इन प्रोविंसेस देयर विल बी द काउंसिल, तो यहां से ये मेंबर्स चुन के आ जाएंगे। सो दिस वाज द काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर, गॉट इट, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सो ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज ब्रॉडर देन द 1892 काउंसिल एक्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। बट द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स को आपने क्या किया, इलेक्शन में भी अलग अलग कैटेगरीज आपने बना दी, दिस यू हैव डन, ठीक है ना। एंड इन दिस वे दे सेड दैट नाउ इंडियंस आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव वर्क, बट इज इट रियली द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन परफॉर्म लेजिस्लेटिव वर्क्स, आप कानून बना रहे हो, नहीं, गवर्नर जनरल के पास क्या है, वीटो पावर है, तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि आप कानून बना रहे हो। एंड दे आर गिविंग मुस्लिम्स व्हाट, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स। अच्छा बताओ, इन फ्यूचर अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दलित को दे देंगे, सिख को दे देंगे, तो जनरल इलेक्टोरेट्स के लिए सीट कम होती चली जाएगी कि नहीं, कम होती चली जाएगी ना। एंड इन दिस वे दे कैन अपीज एंड दे कैन मेक द नेशनल मूवमेंट वीकर, ठीक है ना। सो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। और इसमें क्या हो रहा है, इज इट अ काइंड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 1909 का एक्ट आए तो हमेशा याद रखना यहाँ पे कौन सा इलेक्शन है, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दिस कॉन्सेप्ट वाज अप्लाइड और नॉट, तो यू विल से दैट नो, ठीक है। नैरो फ्रेंचाइज, वी विल यूज द वर्ड नैरो फ्रेंचाइज, नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई रैंडम आपसे पूछ रहा है 1909 के एक्ट में वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था, आपको नहीं था, नैरो फ्रेंचाइजी, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि क्या यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन था, यू विल से नो, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। और जो इलेक्टोरेट्स, दीज विल बी कॉल्ड इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो इलेक्टोरेट्स में कितने तरह के इलेक्टोरेट्स हो गए, एक हो गया जनरल इलेक्टोरेट, दिस वन जनरल इलेक्टोरेट, एक इलेक्टोरेट हो गया कम्युनल इलेक्टोरेट, और एक इलेक्टोरेट हो गया स्पेशल इलेक्टोरेट। स्पेशल इलेक्टोरेट मींस जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, स्पेशल इलेक्टोरेट हो गया,
मेरी बात समझ गया ना? तो इलेक्ट्रेट्स भी यहाँ पे कितने तरह के दिख रहे हैं? लैंड होल्डर्स क्लास किसमें आएगा? स्पेशल इलेक्ट्रेट। मुस्लिम को एसईएस दे रहे हो तो वो किसमें आएगा? कॉम्युनल इलेक्ट्रेट में। तो ये बात भी हमने समझा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रेट्स है, राइट दिस, कहीं एक शॉर्ट में लिख लो। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इलेक्ट्रेट्स में क्या हमने देखा कि वन इज जनरल इलेक्ट्रेट्स, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रेट्स। एंड जनरल इलेक्ट्रेट्स में मेंबर्स कहाँ से आएंगे चुन के? सो दे विल कम फ्रॉम द प्रोविंशियल काउंसिल्स, प्रोविंशियल काउंसिल से आएंगे जनरल इलेक्ट्रेट्स। दूसरा क्या हो गया? कॉम्युनल इलेक्ट्रेट, ठीक है। एंड द थर्ड इज ए स्पेशल इलेक्ट्रेट। स्पेशल इलेक्ट्रेट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स या प्रिंसली स्टेट्स, इनको हम वी विल पुट इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल, ओके, इलेक्ट्रेट्स, ठीक है। दिस इज पॉइंट। अच्छा, मुस्लिम लीग जो है उसको अपीज किया कि नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? कहा देखो तुम्हारे पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर है, ठीक है, जब तक इंडिया में ब्रिटिश रूल है वी विल प्रोटेक्ट योर पॉलिटिकल राइट्स, हम आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। और यही वाला क्या करेंगे? यही वाला आइडिया दूसरे माइनॉरिटीज के दिमाग में भी भरने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे वांट टू मेक अवर नेशनल मूवमेंट वीकर, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट दिस आइडिया, आप भूलोगे नहीं ना? अच्छा, एक और चीज, ये सारे डाटा नहीं याद करने आपको, मेरी बात समझ रहे हो? व्हाट आई मीन टू से, यूपीएससी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, बट फैक्ट्स डू टेल अस अ स्टोरी एंड वी मिस दैट स्टोरी। तो ये फैक्ट मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आपको रट्टा मार लेना, नहीं। फैक्ट्स टेल अस अ स्टोरी, एंड व्हाट इज द स्टोरी? नाउ इट्स स्टोरी इज क्लियर। 1892 के काउंसिल के बाद 1909 में एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल, और ये 16 से बढ़ के कितना हो गया? 60। फर्स्ट टाइम नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन नॉन ऑफिशियल में भी 5 members were nominated by governor general. This clearly shows that governor general अपना मतलब पावर और इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है। दिस इज द सिंपल थिंग। इसमें क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। दूसरी चीज क्या है? इलेक्ट्रेट्स कितने तरह के हैं? जनरल इलेक्ट्रेट्स, कॉम्युनल इलेक्ट्रेट्स एंड स्पेशल इलेक्ट्रेट्स। कॉम्युनल इलेक्ट्रेट्स से वो वाला फैक्ट याद आ जाएगा, एसईएस फॉर द मुस्लिम्स, कॉम्युनल, टीथ ऑफ कॉम्युनल ड्रैगन 1909, वो हो गया। स्पेशल इलेक्ट्रेट का मेंबर्स विल कम फ्रॉम द कॉमर्स बॉडीज, मेंबर्स विल कम फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये चीजें हैं। अब ये काउंसिल बन गई, सपोज वी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, हम सब काउंसिल के मेंबर्स हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इन द काउंसिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से दैट you are allowed to hold discussions on annual financial statement। खुश हो जाओ, अब बजट पे डिस्कस कर सकते हो, एंड यू कैन मूव रिजोल्यूशंस ऑन इट, इस पे प्रस्ताव भी ला सकते हो, बट your resolution will be approved or not, it depends on the veto power of governor general, ठीक है। बट यू कैन, मतलब बोलने की आजादी दे दी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, ओके। तो दे सेड दैट हमने तो आपको ये भी फ्रीडम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा कि यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस इन सर्टेन एरियाज, लाइक रेलवे में हम पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं ये मत पूछो, ठीक है। डेप्ट वेप्ट क्या है, कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं, ये सब सवाल नहीं पूछना है, ठीक है। हमारे रिलेशंस इंडियन प्रिंसेस के साथ क्या है या क्या नहीं रहेंगे, ये सब पे नहीं बात करना आपको। बाकी बात करो, मतलब देख लो, जो हमारे फायदे की चीज है वहां से आप सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो ये क्या है? दिस इज जस्ट लाइक गिविंग एन इंप्रेशन कि हम आपको, ठीक है, वो दे रहे हैं, थोड़ी सी छूट दे रहे हैं। एंड फाइनली यू आर ऑल्सो अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एज वेल। पहले ये परमिशन नहीं था। तो राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है, एकदम शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। मेंबर्स वर अलाउड टू होल्ड डिस्कशंस ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे वर अलाउड टू होल्ड डिस्कशंस ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, डिस्कशंस ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते थे। दे कैन ऑल्सो मूव रिजोल्यूशंस, they can also move resolutions, they can also move resolutions, ठीक है, they could also move resolutions, ठीक है। Next, members were allowed to ask supplementary questions as well, members were allowed to ask supplementary questions as well, members were allowed to ask supplementary questions as well, members were allowed to ask supplementary questions as well, ठीक है। मेंबर्स को ये भी परमिशन दे दिया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो। गॉट इट? दिस इज एक्ट ऑफ 1909, यही है एक्ट ऑफ 1909।
And the British government says that this is a new departure. We are incorporating Indians. Now tell me, does this reform is in sync with the political demands of Indian Nation Congress or not? नहीं, ठीक है. यानी कि इंपीरियल फ्रेमवर्क के अंदर इंडियंस की जो डिमांड थी कि legislations will be done solely by the Indians, these demands were not incorporated. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं. तो 1909 के एक्ट के बाद क्या होगा? आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 1909 व्हाट विल हैपन? ठीक है, मॉडरेट्स के लिए वो गाना है ना, छन से जो टूटा कोई सपना, तो इनको लगेगा हो गया हमारे साथ धोखा. ठीक है, अंग्रेजों ने झूठ बोला. ठीक है, तो मॉडरेट्स ने क्या किया? मॉडरेट्स को रियलाइज हुआ देयर मिस्टेक. मॉडरेट्स रियलाइज देयर मिस्टेक. ठीक है, क्या वो डिमांड्स वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड फॉल्स प्रॉमिसेस. ठीक है, अंग्रेजों ने झूठा वादा किया. उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया? आपकी यूनिटी तो ब्रेक कर दिया था ना उन्होंने. ठीक है, अब फिर बोलचाल शुरू होने में टाइम लगेगा. यूनिटी वाज ब्रोकन. उसके बाद क्या करना शुरू किया? फोर्सफुल रिप्रेशन. इससे क्या प्रमोट हो गया? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट फेज. ये चीजें शुरू हो गई. वी ऑल नो दिस, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट फेज. ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट फेज. तीसरी चीज क्या कर दी इन्होंने? लगा दिया झगड़ा. ठीक है, डिवाइड एंड रूल. आपको पता ही है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स एंड प्रोविजन फॉर द कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स. ये क्या हो गया? दिस इज लाइक टीथ ऑफ कॉम्युनल ड्रैगन इन इंडिया. और इसके बाद एक तो पहले ही मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में आग लगा चुका है, और अभी क्या किया? हिंदू मुस्लिम भी कर दिया. इसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी? मुस्लिम लीग विल से yes to SCS provision for the Muslims and INC will say no. तो there will be a deadlock between INC and Muslim League. है तो दोनों इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, यहाँ तक कि जिन्ना वाज द मेंबर ऑफ बोथ दीज पार्टीज एट द टाइम. वो दोनों पार्टीज के मेंबर थे. तो ये डेडलॉक जाएगा. इसका रिजल्ट क्या होगा? कि मुस्लिम लीग विल ट्राई टू प्रोजेक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द पार्टी ऑफ हिंदूज. अचानक थोड़ी ना हो गया कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड की और पाकिस्तान लेके चली गई. यहाँ पे पूरे के पूरे 1909 to 1916 मुस्लिम लीग इज प्रोजेक्टिंग promoting its communal propaganda that INC is the party of Hindus. कुछ लोगों को तो इन्फ्लुएंस किया होगा ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया होगा. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, बिकॉज ठीक है, आइडियाज एंड ओपिनियंस इन्फ्लुएंसर्स, कहीं ना कहीं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है ना? तो दिस इज द पॉइंट हियर. सो अभी जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ. मुझे एक और चीज पता चली है अभी हाल फिलहाल में कि द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन पैरेलल प्रोग्राम्स फॉर ORM, जिसको वो कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. किसी टीचर का रेपुटेशन खराब कैसे करना है और अच्छा कैसे बनाना है, इसके लिए पूरी टीम रखी है उन लोगों ने. ठीक है, अब तो मैं सीख रहा हूँ नई नई चीजें. आई वाज सरप्राइज कि ये भी होता है. ठीक है, तो देखो हमारा ओपिनियन जो है ना, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन एज में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपना ओपिनियन खुद बना सके. ये चैलेंज हमारे सामने. ठीक है, नहीं तो हमारी ओपिनियन को कोई और शेप कर रहा होता है, हमें पता नहीं होता. यूपीएससी के इतने सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग, डू यू कंसीडर, डू यू थिंक क्रिटिकली एग्जामिन. क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जिनके पास अपना दिमाग हो. ठीक है, वो नहीं कि दूसरों का दिमाग लेके चल रहे हो. ठीक है, अपना दिमाग हो, अपना दिमाग यूज करते हो. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ द टाइम कि वी शुड मेक आवर ओपिनियंस बाय देमसेल्व्स. ठीक है ना? आपको भी करना चाहिए. आई ऑलवेज से कि आप मुझे भी जज करो. ठीक है, यू शुड क्रिटिकली एग्जामिन. ठीक है, कि क्या परफॉर्मेंस है, कुछ गलत है तो बताओ. आई विल ऑलवेज वेलकम दैट. ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट यू नेवर बी ऑर्थोडॉक्स बिलीवर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ एनी टीचर, ऑर्थोडॉक्स बिलीवर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ एनी लीडर. ये होना ही नहीं है. ठीक है, you need to ask question, you need to develop a habit of having doubt.